Hello students, now we will be continuing with primary functions of money. Now we move from barter system to money because we were facing a lot of drawbacks with the barter system, so we switched to the money. Now money helped us in so many ways. For example, now we read there that I was not able to measure the value. Now it solved the problem of measure of value. So what I have written is measure of value. Now everything's value, each item value can be measured. For example, this is for 20 rupees, this is for 300 rupees, okay, a book is for 370 rupees, gold is for 37,000 rupees, okay. So every item has its own value which came because money was introduced, right? And the second point we need to discuss is medium of exchange. Now money was the only thing which was treated as a medium of exchange. हर चीज को exchange करने का जो हमारा साधन बन गया था और बन गया है, वो क्या है? वो मनी है. और हम इसमें क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी कैन बी स्टोर्ड. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, यानी कि जो जो हमारे ड्रॉबैक्स बने थे बार्टर सिस्टम के, वो हमारे मनी के फंक्शंस बन जाएंगे या मेरिट्स बन जाएंगे, राइट. सो मनी कैन बी स्टोर्ड. और क्या हो सकता है? ट्रांसफर्ड. मनी कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. सो देयर आर सम फंक्शंस व्हिच यू कैन डू फॉर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी. Now here lies the most important topic, money supply. अब money supply क्या होता है? Money supply means total amount of money circulated in an economy. कितना पैसा एक इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे मनी सप्लाई. यानी कि अगर मुझे मेजर करना है कि मेरी इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, तो वो हमें कौन बताएगा? हमें मनी सप्लाई बता सकता है. अब मनी सप्लाई को मेजर करने के कुछ डिफरेंट तरह के तरीके हैं, जिनको हम नाम क्या देते हैं? M1, M2, M3 and M4. Now this is a very easy and interesting topic. You need to focus here so that you can understand it very well. मैंने आपको क्या बोला कि मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई मतलब पूरे इकोनॉमी में अगर मुझे ये देखना है कि कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है, तो ये मनी सप्लाई बताएगा. अब मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 तरीके हैं. M1 तरीका है, M2, M3 एंड M4. और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपने M1 सीख लिया तो M2, M3 और M4 आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे. सो व्हाट इज M1? M1 means C plus DD plus OD. क्या बोला मैंने? C के बाद क्या आता है? D, और उसके बाद मैंने क्या बोला? OD. COD याद रखना है आपने. COD कैश ऑन डिलीवरी हम बोलते हैं ना, तो COD. M1 COD. अब C क्या होता है? करेंसी held by the public, right? Currency held by the public is called as C. D means demand deposits, okay, and OD means other deposits. कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होता अगर आप उसको लॉजिकली देखो. अब देखो मैं क्या कर रही थी? मैं ये कर रही थी कि कितना मनी सप्लाई होता है इकोनॉमी में. अब कितना मनी सप्लाई होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कितना पैसा होगा मनी इकोनॉमी, तो मैं आपको क्या आंसर दूंगी? मैं ये बोलूंगी कुछ पैसा बैंक में होगा, कुछ पैसा हो सकता है RBI में हो, और कुछ पैसा हो सकता है लोगों के घरों में हो. यही हम बोलेंगे बेसिकली. सो ये पॉइंट भी ऐसा ही है. कुछ पैसा लोगों के पास है, कुछ पैसा बैंक में है, और कुछ पैसा RBI के पास है. सो लॉजिकली देखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं. M1 मनी
मनी सप्लाई करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। अब सपोज करो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पी से पब्लिक, पी से पॉकेट। आपके पॉकेट में जो भी पैसा पड़ा है वो आता है सी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे बैंक में 1,00,000 रुपया पड़ा है, बैंक में पड़ा है, घर पर नहीं पड़ा है। इस 1,00,000 रुपया जो मेरे बैंक में पड़ा था, इसमें से मैंने 20,000 रुपीज निकलवा लिया और कहाँ पर रख लिया? अपने हाउस में रख लिया या अपनी पॉकेट में रख लिया। ठीक है, रख लिया। इस मनी को हम बोलते हैं सी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। राइट, आ गई मेरी बात समझ? सो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक सिंपली मीन्स कितनी करेंसी लोगों के पास घर पर पड़ी है, इसमें हम बैंक की करेंसी को काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम डीडी भी समझ लेंगे। मैंने आपको क्या बोला था? 1,00,000 रुपया मेरे पास बैंक में पड़ा है, बैंक में पड़ा है। घर पर कितना लाई? 20,000 लाई। तो बैंक में कितना रह गया? 80,000। यस, इसी को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि वो पैसे जो लोगों ने अपने सेविंग्स में रखे होते हैं या अपने करंट अकाउंट में भी रखे होते हैं या सेविंग अकाउंट में रखे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डीडी, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब मैं डिमांड करूंगा तो मुझे ये पैसे मिल जाएंगे। और मुझे डिमांड डिपॉजिट्स को निकलवाने के लिए या तो चेक भरना पड़ता है जिससे बैंक मुझे निकाल कर देगा। दिस इज डीडी। आपके 2 पॉइंट समझ में आपको आई थिंक आ गए होंगे। मैंने आपको बोला सीओडी। सीओडी में मैंने आपको पहला पढ़ाया करेंसी बाय द पब्लिक, जो आपकी पॉकेट में पैसा है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया डीडी, डी का मतलब डिमांड डिपॉजिट, वो पैसा जो आपका बैंक में ही पड़ा है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये है कि जब डिमांड करोगे तो वो वाले डिपॉजिट्स आपको बाहर मिल जाएंगे, यानी कि वो सारे डिपॉजिट्स वो जो बैंक में पड़े होते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपके बैंक में 2,00,000 रुपीज पड़े हैं। ठीक है बेटे, इस 2,00,000 रुपीज में आपने 1,00,000 रुपीज निकलवा कर घर में रख लिया। सो ये 1,00,000 हमारा क्या बन जाएगा? ये 1,00,000 मेरा बन जाएगा करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। लेकिन वो 1,00,000 जो मेरे बैंक में पड़ा है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा डीडी। अब लास्ट समझते हैं अदर डिपॉजिट्स। इस अदर डिपॉजिट्स को आपने बहुत ही आराम से समझना है। क्या होता है कि जो हमारा आरबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास ना कई लोगों के पैसे पड़े होते हैं, उसके पास कमर्शियल बैंक्स। अब ये वाला जो टॉपिक है पर्टिकुलरली कि आरबीआई के पास किस किस के पैसे होते हैं, तो ये आप पढ़ोगे बैंकिंग में। अभी के लिए आपको क्या पढ़ना है कि आरबीआई के पास काफी सारे लोगों के पैसे होते हैं, उसके पास गवर्नमेंट के भी पैसे होते हैं, उसके पास कमर्शियल बैंक के भी पैसे होते हैं। बट वो सारे पैसे जो ना तो गवर्नमेंट के हैं ना ही कमर्शियल बैंक के हैं, मैंने क्या बोला? ना गवर्नमेंट के हैं ना कमर्शियल बैंक के हैं, वो पैसे को हम बोलते हैं अदर डिपॉजिट्स। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फिर वो है कौन से? अब मैं आपको बताती हूँ वो है कौन से। अब कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। लेकिन जैसे आपने एक बैंक सुना है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि क्यों खुला हुआ है? इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए। राइट। फिर आपने एक बैंक सुना होगा नाबार्ड, जो हमारा खुला था 1982 में एग्रीकल्चर के लिए। ये एक कमर्शियल बैंक नहीं है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए खुला गया था। ऐसा ही एक हमारा और है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इनका भी मोटिव क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करना। एक और आपने सुना होगा HDFC। अब HDFC क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल। राइट। अब ये जो खुले हुए हैं HDFC, एक HDFC बैंक है वो अलग है, एक HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट। इन लोगों का मेन फोकस क्या होता है? हाउसिंग
हाउसिंग को ग्रेटर साइड लेकर जाना। ऐसे लोगों के पैसे जो पड़े होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अदर डिपॉजिट्स। अब इसके अलावा और कौन से पैसे पड़े होते हैं, उसके पास पड़े होते हैं वर्ल्ड बैंक के कई बारी पैसे ले लेता है वो, या फिर उसको कहीं किसी और गवर्नमेंट से भी पैसे मिल जाते हैं, तो वो सब हमारे किस में आते हैं, अदर डिपॉजिट्स में। समिंग इट अप, M1 means C plus DD plus OD. C means currency held by the public. This means जो हमारे पॉकेट में पैसे पड़े हैं। फिर हमने करा DD means डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि वो पैसे जो हमारे सेविंग अकाउंट्स में या करंट अकाउंट में पड़े हैं। फिर हमने करा OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में हमारे पास क्या आएगा, वो सारे पैसे जो RBI के पास पड़े हैं, लेकिन वो पैसा ना तो कमर्शियल बैंक का है और ना ही गवर्नमेंट का है। इन दोनों को छोड़ के जितने भी पैसे RBI के पास पड़े हुए हैं वो हमारे किस में आते हैं, अदर डिपॉजिट्स में आते हैं। और वो सारे इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, नाबार्ड यानी कि जो कमर्शियल बैंक नहीं है, SIDBI, IDBI, HDFC पूरा एक ग्रुप है जिसमें से एक जो उनका वेंचर है वो किस में डील करता है, हाउसिंग डेवलपमेंट में। ओके, आगे हम बढ़ते हैं M2।